हेलो बच्चों, आज आप लोग मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ, लेक्चर 3 उत्प्रेरक की तीसरी वीडियो। चलिए, तो बच्चों आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था उत्प्रेरकों की विशेषताएं। तो हमने बताया था कि उत्प्रेरक का कार्य अति विशिष्ट होता है, अर्थात एक निश्चित उत्प्रेरक निश्चित क्रिया पर वर्क करता है। उत्प्रेरक किसी निश्चित ताप पर उसकी सक्रियता ज्यादा होती है, ऐसे ताप को अनुकूलतम ताप कहते हैं। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अपने कार्य के लिए पर्याप्त होती है। और बताया कि क्रिया के अंत में उत्प्रेरक एज इट मिल जाता है, अर्थात उसके भार मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस उसका भौतिक रूप बदल सकता है। ठीक, तो ये थी उत्प्रेरकों की विशेषता। अब आते हैं उत्प्रेरकों की क्रिया। लेक्चर 3 चल रहा है, ये तीसरा वीडियो है। उत्प्रेरकों की विशेषताएं। ठीक है, तो उत्प्रेरकों की विशेषताएं पढ़ दी आप लोगों ने। अब पढ़ते हैं उत्प्रेरकों की क्रियाविधि। उत्प्रेरकों की क्रियाविधि। इस टॉपिक में आप लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर उत्प्रेरक जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के वेग को बड़ा कैसे करता है। भाई उत्प्रेरक का मेन काम क्या है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना। तो ऐसा क्या करता है उत्प्रेरक अभिक्रिया में जाकर कि वो उत्प्रेरक की सक्रियता या कि वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। उत्प्रेरकों की क्रियाविधि में ये पढ़ेंगे आप लोग कि किस तरीके से उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इस बात को समझाने के लिए 3 कॉन्सेप्ट दिए गए बच्चों। एक कॉन्सेप्ट था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बच्चों। दूसरा इसके बाद आया था अधिशोषण सिद्धांत। और बच्चों तीसरा आया था आधुनिक अधिशोषण, ये बहुत गंदा हो गया, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो बच्चों क्रियाविधि को समझाने के लिए 3 सिद्धांत दिए गए। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, फिर इसके बाद अधिशोषण सिद्धांत, फिर इसके बाद आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। पहले इन्हें बताया कि अभिक्रिया के वेग को कैसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ाते हैं। ये फ्लॉप हो गए, फिर ये आए, ये भी फ्लॉप हो गए, फिर बाद में ये आए, और फिर आज यही चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ये सिद्धांत फिर बता रहे हैं आप लोग को, ये बताएंगे कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को आखिरकार बढ़ा कैसे देते हैं। तो बच्चों माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है। माध्यमिक शॉर्ट में लिख दिया हमने, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है। इन्होंने ये कहा कि एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं। SO2 + O2 ये रिएक्शन करके बनाता है SO3, और उत्प्रेरक के रूप में हम यहाँ पर यूज करते हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन में। अब ये उत्प्रेरक जब मिलाएंगे तो ऑब्वियसली अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। मगर कैसे बढ़ाएगा भैया, यही तो क्वेश्चन है, ये तो समझाएंगे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो इनका कहना ये था, हमारा नहीं कहना था, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत बनाने वालों का कहना था कि उत्प्रेरक, अब थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर, उत्प्रेरक किसी, अच्छा एक बात चलो हटाते हैं, हमने कोई उत्प्रेरक नहीं लगाया। जब हमने कोई उत्प्रेरक नहीं लगाया तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये रिएक्शन 10 मिनट में हो रही है। सपोज कर लिया कि कितने देर में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है। हमने क्या किया, यहां पर जब एनो लगा दिया तो ये रिएक्शन 10 मिनट की बजाय ये रिएक्शन 4 मिनट में ही पूरी होगी। और इसलिए अभिक्रिया का वेग बड़ा होगा, तभी तो 4 मिनट में पूरी हुई होगी। तो कैसे रिएक्शन का वेग बड़ा हो, देखो कैसे बताते हो। माध्यमिक जी कहते हैं, ये सिद्धांत कहता है कि उत्प्रेरक एनो, समझना ध्यान से, उत्प्रेरक एनो पहले किसी एक अभिकारक के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है और क्रिया करके ये बना लेता है 2 एनो।
ये जो है, ये जो बना है इसको कहते हैं माध्यमिक यौगिक। बच्चों क्या कहेंगे? माध्यमिक यौगिक। ये माध्यमिक यौगिक बहुत अस्थायी होते हैं। और बच्चों केमिस्ट्री का ये नियम है कि जो जितना ज्यादा अस्थायी होगा वो उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। तो क्या कहा हमने? उत्प्रेरक एनओ ने सबसे पहले किसी एक अभिकारक के साथ रिएक्शन किया जिसके साथ वो तेजी से कर सकता होगा। अगर वो इसके साथ तेजी से रिएक्शन कर सकता होगा तो वो इसके साथ करेगा। जिससे वो तेजी से कर सकता है पहले वो उससे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक माध्यमिक यौगिक बनाता है, अस्थायी होता है और ये बहुत ही अत्यंत क्रियाशील होता है। बच्चों ये रिएक्शन 1 मिनट में कंप्लीट होगी, मात्र 1 मिनट। अब जो एनओ जो बना है माध्यमिक यौगिक, ये तो बहुत क्रियाशील है। ये बचे हुए अभिकारक के साथ तेजी से क्रिया करता है। अपना उत्पाद क्या था? SO2। तो एनओ ये वाला जो माध्यमिक यौगिक है ये SO2 से क्रिया करता है और क्रिया करके उत्पाद SO3 बनाता है। ये बच्चों देखो उत्पाद बन गया। देखो ये उत्पाद ही तो था। रिएक्शन के जो बाद बनते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो बच्चों देखो उत्पाद बन गया और उत्प्रेरक NOH प्राप्त हो गया। और आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्रिया के अंत में उत्प्रेरक H प्राप्त हो जाते हैं, वैसे के वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो उत्पाद बन गया और ये रिएक्शन मात्र 3 मिनट में कंप्लीट हो गई। तो 3 मिनट इसमें लगे, 1 मिनट इसमें लगा, टोटल कितने मिनट लगे? 4। और एनओ नहीं होता था तो कितनी देर लगती थी? 10 मिनट लगती थी। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार फिर समझते हैं। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत ये कहता है, जैसे समझो, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत ये कहता है कि उत्प्रेरक सबसे पहले किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। ये माध्यमिक यौगिक अस्थायी होने के कारण अत्यंत क्रियाशील होता है। फिर ये माध्यमिक यौगिक बचे हुए अभिकारक के साथ, ये तो क्रिया कर गया था, बचा हुआ ये है, बचे हुए अभिकारक के साथ तेजी से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। और उत्प्रेरक क्रिया के अंत में उत्प्रेरक एनओ क्रिया के अंत में H प्राप्त हो जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी माध्यमिक यौगिक। किसने कही थी? माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। लेकिन बच्चों ये समझ में आया? पहले ये बताओ, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देखना, तीसरी बार देखना, 4 बार देखना। जब तक नहीं आया समझ तब तक देखना, ना समझ में आए बिल्कुल भी तो फिर हमें देखना। उत्प्रेरक पहले किसी एक अभिकारक के साथ तेजी से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक बनाता है। माध्यमिक यौगिक अस्थायी होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। फिर ये माध्यमिक यौगिक बचे हुए अभिकारक के साथ तेजी से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्प्रेरक क्रिया के अंत में एजेट प्राप्त हो जाता है। ये सिद्धांत फेल हो गया क्योंकि ये कुछ उत्प्रेरकों के बारे में तो बताता था, कुछ अभिक्रियाओं को तो एक्सप्लेन करता था, लेकिन बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती थी जो उन पर काम नहीं करता था। बहुत सी रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एक ही अभिकारक होता है, तो फिर क्या कैसा होगा, है ना? तो बहुत से ऐसी होती है जिनमें 3-3 अभिकारक होंगे। SO2 + O2 हो सकता है, प्लस कोई यहाँ पर अमोनिया आ जाए, तब क्या कैसे होगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका आंसर माध्यमिक सिद्धांत नहीं दे पाया, इसलिए सिद्धांत सुपर फ्लॉप हुआ। और बाद में फिर इसके बाद आया अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत क्या कहता है ये भी समझो। बच्चों इसके नोट्स आज हम व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे। पहले वीडियो देखना, फिर नोट्स को कॉपी पे लिखना और लिखने के बाद फिर उसको समझना और फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखना। फिर है बच्चों अधिशोषण सिद्धांत। अब देखो ये कैसे अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। बच्चों क्या बताता है इसमें थोड़ा ध्यान देना। एक्चुअली होता है जैसे ये अभिकारक के अणु, ये अभिकारक के अणु ये आपस में क्रिया करेंगे और उत्पाद बनाएंगे। अच्छा, रिएक्शन होता कैसे है? जब अभिकारक के अणु जब एक दूसरे से मिलेंगे तभी तो उत्पाद बनाएंगे। बताओ बच्चों, अरे जब मिलेंगे तभी तो उत्पाद बनेगा, बिना मिले उत्पाद नहीं बनेगा। तो ये जितने पास में होंगे उतने तेजी से मिलेंगे और जितनी तेजी से मिलेंगे उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा और उत्पाद जितनी तेजी से बनेगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। फिर से समझो,
ये अभिकारक है। अच्छा बताओ, हमारे पास दो चीज, एक अभिकारक ये है, क्रिया करेंगे, एक ये है। बताओ बच्चों, इनमें और इनमें कौन पहले तेजी से क्रिया करेगा? अब इसलिए तेजी से क्रिया करेगा क्योंकि ये अभिकारक का रूप पास पास में है और ये दूर दूर है। भाई जो पास पास होंगे वो ज्यादा तेजी से क्रिया करेंगे। भाई दो लोग हैं, एक हम है यहाँ पर, एक कोई और हमारे खड़े हुए जाने वाले, हम लोग मुक्केबाजी कर रहे हैं, वो हमें मुक्का मार रहे हैं, हम उन्हें मुक्का मार रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, खून निकल रहा है, खून निकलने की तरफ क्रिया का वेग है। अब एक तो पास पास खड़े दो मुक्केबाजी कर रहे हैं, फटाफट फटाफट एक दूसरे की फाइटिंग हो रही। अब हम यहाँ खड़े हैं, दूसरी कंडीशन हम यहाँ हैं और हमारे मित्र वहाँ हैं और मुक्केबाजी कर रहे हैं, वो उधर से ऐसे मुक्का मार रहे हैं, वो उधर से। जब पास में है नहीं तो हमारा मुक्का उनके मुंह पे नहीं लग रहा, उनका मुक्का हमारे मुंह पे नहीं लग रहा, तो खून निकलेगा ही नहीं, खून निकलेगा नहीं तो अब क्रिया का वेग तेज होगा नहीं। तो कहने मतलब क्या है, अभिकारक अणु जितना पास में होगा क्रिया का वेग उतना ही तेज होगा। अब होता क्या है, ये रिएक्शन हो रही थी, अभिकारक के अणु आपस में टकरा रहे थे और उत्पाद में चेंज हो रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने कोई इसमें ठोस उत्प्रेरक मिला दिया, कोई ठोस उत्प्रेरक मिलाया, जब बच्चों इसमें हम कोई ठोस उत्प्रेरक मिलाते हैं तो क्रिया का वेग एकदम बढ़ जाता है। ऐसा क्या होता है एकदम अब क्रिया का वेग बढ़ गया? तो बच्चों इसका कारण यह है, अधिशोषण सिद्धांत बताता है कि सपोज ये एक ठोस उत्प्रेरक है। बच्चों कैसा उत्प्रेरक है? ठोस। तो ये क्या करता है, थोड़ा ध्यान से समझना। उत्प्रेरक अपनी सतह पर इन अभिकारकों को अधिशोषित कर लेता है। अधिशोषित माने चिपका लेता है, मतलब ये जैसे ही उत्प्रेरक ठोस मिलाया वैसे अभिकारक के अणु एक ठोस उत्प्रेरक की सतह पर जाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिपक जाते, अधिशोषित हो जाते। बच्चों नाम लिखते हैं हम, अधिशोषित माने चिपक जाते, चिपकना सतह पर। अब बच्चों पहले अभिकारक अणु देखो दूर दूर थे, जैसे ठोस उत्प्रेरक मिलाया उसने उत्प्रेरक ने क्या करा, अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर कह दिया आओ आओ सब लोग आ जाओ, तो पास पास में आ गए, सब जाके बड़े बड़े एकदम आए और यहाँ पर आकर इससे चिपक गए। अब बताओ बच्चों, क्या अभिकारक अणु यहाँ जा रहे करीब में है या फिर यहाँ जा रहे करीब में है? और इसलिए यहाँ जा रहे करीब में है। जब यहाँ जा रहे करीब में तो ये तेजी से उत्पाद में बदल जाएंगे, ये तेजी से क्या होंगे, उत्पाद में बदल जाएंगे, जगह खाली होगी। ये तेजी से उत्पाद बदले, जगह खाली, अब जो जगह खाली बचे हुए जो होंगे वो यहाँ पर आएंगे, तो क्रिया ये नहीं हो रही, सब जगह क्रिया हो रही, ये सब उत्पाद में बदल रहे हैं, सब उत्पाद बना रहे हैं। तो बताओ क्रिया का वेग बढ़ा नहीं बढ़ा? भाई पहले अभिकारक अणु दूर दूर थे, अब क्रिया की गति धीमी थी, हमने उत्प्रेरक मिलाया, बराबर बराबर अभिकारक अणु आए, उससे चिपकते चले गए, धड़ चिपक गए। और जब चिपक गए तो अभिकारक अणु कैसे हो गए, पास पास में आ गए, पास पास में आ गए, तेजी से क्रिया के उत्पाद में चेंज हो गए और अब क्रिया का वेग बढ़ गया। तो इसमें क्या कहा गया सिद्धांत में, फिर समझते हैं कि ठोस उत्प्रेरक अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, चिपकाना बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे अभिकारक के अणु पास पास में आ जाते हैं, अर्थात उनकी सांद्रता बढ़ जाती है, अर्थात पास पास में आ जाते हैं और पास पास में आने से तेजी से उत्पाद में बदल जाते हैं और क्रिया का वेग बढ़ जाता है, अब क्रिया का वेग बढ़ जाता है। लेकिन ये सिद्धांत फेल हो गया। सिद्धांत फेल होने का कारण बच्चों ये था क्योंकि ये ठोस उत्प्रेरक के बारे में तो बता रहे थे, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि ठोस उत्प्रेरक है ठीक है अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेगा, लेकिन जो उत्प्रेरक गैस अवस्था में है उनका क्या होगा, जो उत्प्रेरक द्रव अवस्था में है उनका क्या होगा, वो तो गैस और द्रव के तो अणु अपनी सतह पर नहीं चिपका लेंगे, नहीं अधिशोषित कर लेंगे, तब क्या होगा, भैया उत्प्रेरक तो गैस और द्रव भी होते हैं, बोलो। तो कहने मतलब ठोस पर तो ये सिद्धांत काम करता है, लेकिन जब इससे गैस और द्रव के बारे में पूछा तो ये दुम के भागे, बोले हमारे बस की बात ये नहीं है कि हम बता पाए, तो इसलिए सिद्धांत भी फेल हुआ। फिर इसके बाद बच्चों आता है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। इसी सिद्धांत में थोड़े से अधिशोषण सिद्धांत में ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दिया गया, बन गया आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। अब इसको समझते हैं, बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बड़ा सिंपल सा है, जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को बार बार देखते रहना, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं। ऑनलाइन में तो एक बार क्लास चला गया तो चला गया। देखो अब है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। ये क्या कहता है, वही पुरानी बात, अभिकारक के अणु थे आपस में क्रिया कर रहे थे, उत्पाद में चेंज हो रहे थे, ठीक। हमने उत्प्रेरक मिलाया, उत्प्रेरक चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, कैसा भी मिलाया, ये केवल ठोस की बात करते थे,
ये सबकी बात कर रहे हैं, ठोस द्रव गैस कोई भी। ये कहते हैं कि उत्प्रेरक जो होता है उसका जो मॉलिक्यूल होता है उसकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती है बच्चों। ये मुक्त संयोजकताएं सपोज कर लिए हमने बना ली, क्या बच्चों? मुक्त संयोजकताएं। और बच्चों फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था संयोजकता क्या होती है? बंध बनाना, बंध बनना ही तो संयोजकता होती है। तो ये जगह जगह ये उत्प्रेरक है बच्चों। ये उत्प्रेरक ठोस भी हो सकता है, ये उत्प्रेरक द्रव भी हो सकता है, ये उत्प्रेरक गैस भी हो सकता है। उत्प्रेरक पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं, उत्प्रेरक के अणुओं पर मुक्त संयोजकता होती है। अभिकारक के अणु इन मुक्त संयोजकताओं के साथ अस्थायी बंध बना, अस्थायी बंध बना। कौन? अभिकारक के अणु आए तेजी से, उनके मुक्त संयोजकताओं, ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताएं, उनके साथ बंध बनाई। बंध बनाने से क्या हुआ? अभिकारक के अणु देखो पास पास में आ गए, और बच्चों जितने ज्यादा पास में आते हैं उत्पाद उतनी ही तेजी से बनते हैं, और जितनी तेजी से उत्पाद बनते हैं अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होता है। तो अभिकारक अणु पास पास में आए, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। तो इन्होंने क्या कहा फिर समझो कि उत्प्रेरक ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी अवस्था में हो, उसके अणुओं पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। अभिकारक अणु उन मुक्त संयोजकताओं के साथ अस्थायी बंध, अस्थायी का मतलब थोड़ी देर के लिए, अस्थायी बंध बनाते हैं और अणु पास पास में जाते हैं और तेजी से उत्पाद में बदल जाते हैं। ये तेजी से उत्पाद में बदले, जगह खाली हुई, फिर दूसरे आए, जगह खाली हुई, ये क्रिया यहीं पर नहीं चल रही, यहाँ भी चल रही, यहाँ भी चल रही, यहाँ भी चल रही, यहाँ भी चल रही। बताओ समझ में आया नहीं आया? लेकिन उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरण क्षमता या उसकी क्रियाशीलता एक समान नहीं होती, कहीं पर ज्यादा होती है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर कोई मुक्त संयोजकता नहीं है तो यहाँ पर इसकी सक्रियता कम होगी, यहाँ पर मुक्त संयोजकता हैं तो यहाँ पर इसकी सक्रियता ज्यादा होगी। तो जिन स्थानों पर सक्रियता ज्यादा होती है ऐसे स्थानों को कहते हैं सक्रिय बिंदु। बच्चों क्या कहेंगे? सक्रिय बिंदु। तो इस सक्रिय बिंदु इसमें कितने हैं? 1 2 3 और 1 4 सक्रिय बिंदु हैं। इसका मतलब है कि सक्रिय बिंदु, अब ध्यान देना, सक्रिय बिंदु जितने ज्यादा होंगे, सक्रिय बिंदु जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा मुक्त संयोजकताएं होंगी, और जितनी ज्यादा मुक्त संयोजकताएं होंगी एक ही बार में उतने ज्यादा अणु आ जाएंगे, और एक ही बार में ज्यादा आ गए, इसका मतलब क्रिया का वेग बढ़ गया। इसका मतलब है कि सक्रिय बिंदुओं की संख्या बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अर्थात मुक्त संयोजकताएं बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बताओ बच्चों इतनी बात समझ में आई नहीं आई? दूसरी बात, जब इनसे पूछा गया, अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे पहले वाली वीडियो में, लेक्चर 2 में, दूसरी वीडियो हमने तुम लोगों को बताया था उत्प्रेरक, वर्धक और विष। याद करो, वर्धक क्या होते थे? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते थे। विष क्या होते थे? जो उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देते थे या कम कर देते थे। इनसे पूछा गया कि भैया ठीक है उत्प्रेरक अपना काम कर रहा है, अगर हम वर्धक मिलाए तो इसकी सक्रियता बढ़ जाएगी। क्यों भैया, कैसे बढ़ जाएगी? इससे पूछा गया इन सिद्धांतों से उत्प्रेरक, वर्धक और विष के बारे में बताओ, तो ये नहीं बता पाए। लेकिन आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत आप लोगों को बता देगा कि वर्धक कैसे अभिक्रिया, कैसे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है और कैसे विष और उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है। तो बच्चों, वर्धक हमने मिलाया, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है, कैसे? कुछ नहीं, मुक्त संयोजकताओं की संख्या को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है? मुक्त संयोजकताओं की संख्या को बढ़ा देता है। और बच्चों आप लोग जानते हैं कि जितनी ज्यादा मुक्त संयोजकताएं होंगी उतने ज्यादा सक्रिय बिंदु होंगे, जितने ज्यादा सक्रिय बिंदु होंगे उतनी तेजी से उत्पाद बनेंगे और अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो फाइनली क्वेश्चन है कि वर्धक उत्प्रेरक की सक्रियता को कैसे बढ़ाते हैं? जवाब है मुक्त संयोजकताओं की संख्याओं को बढ़ाकर। अच्छा, विष क्या करता है? विष क्या करता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है। ये उत्प्रेरक, अब ध्यान देना बच्चों, विष क्या करेगा? सक्रियता को नष्ट कर देगा, कम कर देगा। कैसे? अरे भैया, विष के भी तो कोई अपने अणु होंगे। चलो इसके हमने स्फेरिकल मान लिए, गोल, इसके चौकोर मान लिए। विष के भी तो कोई पदार्थ है, उसके भी तो अणु होंगे। तुम लोग सोच, अच्छा, विष अभिक्रिया के वेग, विष उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देता है। कैसे कर देता है? तो
तो तुम लोग सोच रहे होगे मुक्त संयोजकताओं को कम कर देगा। जी नहीं, मुक्त संयोजकताओं की संख्या को कम नहीं करता है, वर्धक तो बढ़ाएगा, मगर ये मुक्त संयोजकताओं को कम नहीं करता, बल्कि तो कितना खतरनाक काम करता है। ये जो विष के अणु है वो यहाँ पर आकर इनके साथ स्थायी बंध बना लेते हैं। स्थायी बंध, इनके आने से ये बेचारे आ ही नहीं पाते, तब तो ये आ जाते हैं और स्थायी बंध बना लेते, मतलब कि बंध बन गए तो बन गए, अब यहां से ये हटने वाले नहीं है, अब ये हटेंगे नहीं, बन गए तो बन गए, परमानेंट बन गए। अब बेचारे ये क्या करेंगे, ये तो आके बैठ गए, जगह खाली है ही नहीं क्योंकि परमानेंट बैठ गए आकर। ये बेचारे मुंह ताकते रह जाएंगे कि ये हटे तब हम जाएं, ये हटे हम जाएं, मगर ये कहाँ हटने वाले, क्योंकि तुम बिल्कुल स्थायी बंध बना लिए, परमानेंट बंध बना लिए। जब ये जा ही नहीं पाएंगे, ये आ ही नहीं पाएंगे, तो उत्प्रेरक की सक्रियता क्या होगी बच्चों, नष्ट होगी। तो पूरी बात क्या हुई, फिर से एक बार जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। आधुनिक अणुशुल्क सिद्धांत कहता है कि मुक्त उत्प्रेरक ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो, इस पर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। अभिकारक के अणु इन मुक्त संयोजकताओं के साथ अस्थायी बंध बना लेते हैं, जिससे अभिकारक के अणु पास आते हैं और तेजी से उत्पाद में बदल जाते हैं और क्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की सतह पर उत्प्रेरण क्षमता एक समान नहीं होती है, कुछ स्थानों पर ज्यादा होती है और कुछ स्थानों पर नहीं होती है। जिन स्थानों पर ज्यादा होती है ऐसे स्थानों को बच्चों क्या कहते थे, सक्रिय बिंदु कहते थे, सक्रिय बिंदु कहते हैं। उत्प्रेरक वर्धक इन मुक्त संयोजकताओं की संख्या को बढ़ा देता है और उत्प्रेरक विष इन मुक्त संयोजकताओं के साथ स्थायी बंध बना लेता है और जिससे अब क्रिया का वेग बढ़ जाता है, घट जाता है। तो ये था उत्प्रेरक का पूरा टॉपिक, उत्प्रेरक खत्म हो गया। इसके अलावा इसमें और है एंजाइम उत्प्रेरक, लेकिन इस बार यूपी बोर्ड ने कोरोना काल में इस एंजाइम उत्प्रेरक को सिलेबस से निकाल दिया है, इसलिए अब इसको आप लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोग की लेक्चर 3 में 3 वीडियो में उत्प्रेरक चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4 में कोलाइडी विलय। तो बच्चों ये नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।